નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીએસ ટીવીની એક વિશેષ મુલાકાતમાં એક એવા અભૂતપૂર્વ વ્યક્તિની સાથે આજે આપણે સંવાદ સાધવાનો છે કે જેઓ ચલચિત્રની દુનિયામાં ખૂબ મશહૂર છે, પણ એથી વિશેષ તેઓ હિન્દી રંગભૂમિ પર જેમણે કાઠું કાઢ્યું છે એમ કહેવાય અને શૂન્યથી માંડીને સર્જન કરનારા એક અભૂતપૂર્વ કલાકાર સાથે તમારી મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને એ કલાકાર છે શ્રી રઘુવીર યાદવ. રઘુવીર યાદવ, આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ અમારી આ ચેનલમાં. દર્શક મિત્રો, રઘુવીર યાદવનો પરિચય જો આપવા બેસીએ ને તો આખો કાર્યક્રમ એના પર જ પૂરો થઈ જશે, કારણ કે મુંગેરી લાલ કે હસીન સપનેથી એમની શરૂઆત થઈ છે. સલામ બોમ્બે, મેસી સાહબ, દિશા કસ્બા, માયા મેમ સાહેબ અને હાલમાં પંચાયત નામની પેલી સિરિયલ આવે છે ને એમાં તેઓએ અભૂતપૂર્વ અભિનયના અજવાળા પાથર્યા છે. આ ઉપરાંત એમણે એક ખૂબ સારા ગાયક કલાકાર છે. એમણે કેટલીક ફિલ્મોમાં કંઠ આપ્યો છે ને એની સાથે સાથે એ બહુ જ સારા ગાયક કલાકાર છે અને અમદાવાદમાં આવીને જૂની રંગભૂમિના ગીતો પણ ગાનારા एक मशहूर कलाकार है. सर, आज के हमारे जीएस टीवी की एक विशेष मुलाकात में आपका स्वागत करते हैं और आपसे संवाद की शुरुआत करते हैं. सर, ये पहली 2 मिनट में आप बताइए कि आप कहां से आए, कैसे आपकी सफर शुरू हुई और आपको अभी जहां जिस मकाम पे आप पहुंचे वहां क्या लगता है, आप क्या देख रहे हैं? ये लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है और अभी और भी जैसे जैसे तो पूरा समंदर है, सागर है, भरा हुआ है कि अगर आप इस फील्ड में हैं, थिएटर की फील्ड में हैं, तो सीखने के लिए इतना कुछ है कि मैं लगता है कि एक जिंदगी बड़ी छोटी है जी. तो शुरुआत में बहुत बताऊंगा, बिल्कुल देहात का हूं मैं और गांव, छोटा सा गांव, मध्य प्रदेश जबलपुर जी हाँ जी. तो उस गांव से मेरा ताल्लुक है. बचपन में मैं बैलगाड़ी चलाता था, भैंस चराता था, खेती करता था. मेरे पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं, तो उनके साथ में लगा रहता था. म्यूजिक का शौक था मुझे जी. और म्यूजिक वो बचपन से, वो रासलीला, रामलीला और इन सब चीजों से, क्योंकि वो जमाना 50s के आसपास का इतना सुरीला जमाना था, इतना सुरीला जमाना था कि कोई भी जो कोई बाजार चले जाइए या कोई भीख मांगने वाले वो और कुछ बेचने वाले वो सब गा के कुछ इतना खूबसूरत गा के और बेचा करते थे. तो मुझे याद है मेरे गाने की शुरुआत में 2.5-3 साल का था और अपने गांव में रहता था. गांव से मतलब एक तालाब था, तालाब के पास एक टीला था, टीले पे हमारा अकेला गांव, अकेला घर, और उससे दूर पीछे खेत थे, खेतों की मेड़ से और एक पापड़ बेचने वाला निकलता था. ओहो. तो मैं करीब 2.5-3 साल का था. तो वो दूर से एक घर के लिए पापड़ बेचते हुए निकलता था और कहता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो. फिर हम उसको बुलाते थे, ए पापड़ वाले आओ, फिर पापड़ देता था, वो गाते गाते चला जाता था. फिर मैं दिन भर घर में पापड़ ही बेचता रहता था और बस वो बेचते बेचते फिर मुझे गाने का शौक और बस वहां से सुर की तमीज आई मुझ में. फिर रासलीला, रामलीला और जो उनके भी गाने सुन के, और क्या है कि आज जैसे जमाने में कि आपको कुछ भी सुनना है तो बस एक स्विच दबाइए और सब कुछ सामने है आपके. उन दिनों तो एक एक गाना सीखने के लिए 2-2, 3-3 महीने और सालों लग जाते थे कि दोबारा कब सुनाई, क्योंकि वो ग्रामोफोन हुआ करता था. वहाँ एक छोटी सी मार्केट हुआ करती थी. वहाँ मार्केट में एक ग्रामोफोन वाली की दुकान थी जो स्पीकर, लाउड स्पीकर कह लेते जी. तो वो कभी कभी बजाया करता था अपने दुकान के लिए जी. तो कभी कभी सुनाई दे जाता था, फिर हम उसको सुन के फिर महीनों लगते थे, जाते थे गाना सुनने के लिए, तब याद होते थे. तो बस सिलसिला शुरू हुआ. किसान था और था तो ये कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करिए, नौकरी करने के बाद बस शादी और शादी के बाद बच्चे, और यही सब का सिलसिला था. मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता था. मैं वो यूं लगता था कि गाय को जैसे खूंटे से बांध दिया कि सुबह छोड़ दिया और शाम को बस नौकरी करके आए और फिर वो. तो
तो मैं बिल्कुल अलग हटके ही जिंदगी जीना चाहता था। तो गाना सीखने के लिए मैं हायर सेकेंडरी करने के बाद घर से निकल आया और आके देखी चाह को राह, कहते हैं कि आपकी जो चाहत होती है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। तो मैं आया और यहाँ पर ललितपुर पहुंचा। ललितपुर में एक पारसी थिएटर कंपनी लगी हुई थी जो अन्नू कपूर के फादर की कंपनी थी जी। उसमें मैं दाखिला लिया उसमें, और उसमें मुझे 2 रुपये 50 पैसे मिलते थे। फिर 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह वहां मुझे थिएटर का पता लगा कि थिएटर होता क्या है। ओह वाह। वहां से थिएटर नाम मैंने पहली दफा सुना और उससे जुड़ गया, और 6 साल में बिल्कुल जब तक वो कंपनी बिल्कुल खत्म नहीं हो गई मैं उसी के साथ जुड़ा हुआ था। और ये महसूस करता हूं कि जिंदगी के मेरे सबसे अच्छे दिन वो थे। सर वो थिएटर जो आपने गांव में किया जी, वो वहां आपको किस किस्म के रोल करने का मौका मिला था? रोल तो मुझे पहले जाहिर है एक अनारकली एक प्ले था, उसमें मुझे सबसे पहले जो मैंने किया था उसका था सिपाही का। अच्छा, भाला पकड़ा दिया था और बड़ी शर्मिंदगी से मुझे अच्छा। बड़ी वो हुई जी। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि अभी तो गले पड़ गई तो फिर मैंने सीखना शुरू किया तो मजा आने लग गया। फिर मैंने लैला मजनू, शीरी फरहाद, आंख का नशा, दिल्ली दरबार और रूप बसंत, बहुत सारे नाटक मेरे ख्याल से कुछ हमने 40-50 नाटक वहां होते थे। सब में फिर मैंने मजनू का किया, लैला मजनू में, और ये सब। तो वहां से फिर जिंदगी का मुझे बिल्कुल एक नया रस और नया स्वाद वहां से मिला कि भाई ये कुछ अलग ही है इसमें। एक तो जिंदगी का जीने का सलीका सिखाया थिएटर ने। जी जी जी। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हर शख्स को थिएटर की तरफ जाना चाहिए, और आजकल तो बच्चों को भी पढ़ाया जाने लगा। हमारे जमाने में तो जाने नहीं देते थे कि नाटक वाटक करके करेगा क्या, लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि थिएटर वगैरह बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में हो जाने चाहिए। एक हाँ एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए जी। इससे ये लगा कि कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है जिंदगी में। अगर आप एक बार स्टेज पे आ जाइए और इतने लोगों का जब सामना करना पड़ता है तो जिंदगी भी यही है, पूरा जहां पड़ा हुआ है उसके सामने आकर आपको है, तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है जी। और थिएटर पढ़ना लिखना और म्यूजिक और डांस और सब कुछ ऐसा सिखाता है कि जो जिंदगी को एक सलीके से आप जो जीने की जो तरीका है वो थिएटर ही सिखाता है। जिंदगी जीने का एक मौका मिल जाता है। जी 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 जी। और सर सलीके से आपने दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया जी। और वहां तो बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले या तो उनके इंटरव्यू होते हैं, उनके एडमिशन टेस्ट होते हैं, तो आपको कैसे दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिल गया? आपने सही पूछा कैसे मिल गया, क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ था। जब उसमें एडमिशन होता था तो 7-8 नाटक अगर उसमें आपने रोल किया तो वहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया जाता था जी। मैंने तो करीब 2500 शोज किए थे। ओहो। और नाटक तो उनसे ज्यादा थे, 20-25 नाटक तो किए होंगे जो चलते रहे। तो पहले दिन जब इंटरव्यू कुछ 1500 लोग थे जी, और उसमें मेरा सबसे आखिर में नाम था। तो 2 दिन इंटरव्यू होने थे और जब मैं पहले दिन गया तो देखा कि लोग पीएचडी किए हुए हैं नाटकों में और बड़े सर्टिफिकेट ये, और मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं तो एक जोड़े कपड़े पहन के लखनऊ से गया था वहाँ, तो मुझे तो लगा कि ये तो होगा नहीं। तो वहाँ से गया मैं, रंजीत कपूर और राज बब्बर और ओमपुरी साहब, ये लोग वहाँ नीचे वहाँ श्रीराम सेंटर है, वहाँ ये लोग अपने किसी प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, हेमलेट था शायद जी। तो मैं गया वहाँ और मैंने कहा मैं तो नहीं देने वाला इंटरव्यू, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोग आए हुए, मैंने तो हायर सेकेंडरी की हुई है और मुझे ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, मैं क्या, मुझे तो फेल कर देंगे, मुझे तो नहीं सिलेक्ट करेंगे तो मैं नहीं जाने वाला। तो पुरी साहब कह रहे देखो जैसे तुम, ओम पुरी साहब ने कहा कि देखो जैसे तुम अभी हमसे बात कर रहे हो ना वैसे ही जाके करना और तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जाना तो पड़ेगा और ऐसे बोल के आना, ऐसे करके आए। तो पता नहीं कैसा हौसला, मैंने कहा ठीक है नहीं होगा मैं जाता हूँ। और गए वहाँ तो अलका जी साहब और बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, नेमी चंद जैन, अलका जी साहब और रीटा कोठारी और हमारे मोहन उप्रेती, ये सब जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं उनके सामने। तो शुरू ही हुआ तो उन्होंने पूछा कि कितने नाटक किए, तो मैंने कहा कि 25, 30, 40 कर लिए होंगे। तो शोज मैंने कहा 2,500-3 हज़ार कर लिए, हम तो रोज ही करते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि पारसी थिएटर सुनाइए, तो मैंने सुनाना शुरू किया। तो लैला मजनू का मैंने सुना के, और जो थे एक ही शर्ट थी वो भी मैंने मजनू की तरह फाड़ फोड़ के पूरा सुना दिया उन्हें।
और फिर गाने के बारे में पूछा तो मैंने कहा मैं फोक गाता हूँ, मुझे क्लासिकल तो पता नहीं है, तो सुना है तो फोक। मैंने कहा कहाँ का सुनाना है फोक? तो बोलते अच्छा सब जगह का। तो मैं कहा जी जहाँ जाऊँ वहाँ को तो मैंने याद ही कर लिया। सर हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हमें भी 2 लाइन सुना दीजिए सर अभी। अरे अरे सावल मोड़ मुहारा, क्या बात है, वाह। राम बाट निहारा, सावल मोड़ मुहारा। वाह वाह वाह, क्या तो ये वही पासी थिएटर में सब सीखते रहते थे। जी सर, आपको उन दिनों में कौन से बड़े बड़े प्रोडक्शंस किए, कौन कौन से प्ले किए? हमने सुना है कि पुराने किले में भी वहाँ प्लेस में भी ड्रामा होते थे। जी हाँ जी हाँ, क्योंकि मैं जब एनएसडी में आया तो वहाँ अलका जी साहब आए हैं। ऐसा टीचर होना मिलना बड़ा मुश्किल है, और उनसे तो फिर मुझे थिएटर का बहुत अंदाजा कि थिएटर होता क्या है। वो थिएटर कम जिंदगी ज्यादा सिखाते थे कि जीना कैसे चाहिए आदमी को। जी। तो प्लेज ये तुगलक, उनके साथ पुराने किले में के तुगलक और सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, और फिर बहुत सारे नाटक किए उनके साथ। मुख्यमंत्री जैसे जी मुख्यमंत्री, सैया भाई कोतवाली तो रेपर्टरी में आया तब किया। तो ये सब करने का जब मौका मिला तो हमें एक तो डिसिप्लिन का पता लगा कि कैरेक्टर का डिसिप्लिन होता है, कैरेक्टर का एक दायरा होता है। पारसी थिएटर में तो हम जो ऑडियंस को मजा आना चाहिए बस हम कुछ भी करते रहते थे, ऑडियंस को मजा आना चाहिए, कैरेक्टर से बाहर भी चले जाते थे। वहां अलकाई साहब ने ये बताया कि नहीं भैया, कैरेक्टर होता है, उसका एक दायरा होता है, डिसिप्लिन होता है उसमें। तब फिर पता लगा तो और मजा आने लग गया, कैरेक्टराइजेशन का मजा आने लग गया। ये सारी चीजें, और हालांकि मैंने स्पेशलाइजेशन स्टेज क्राफ्ट में किया, मैं डिजाइनर की सेट डिजाइनिंग और कारपेंटरी और ये सब, क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा जी मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। वाह क्या बात है सर, आपसे बात का ये दायरा चालू जारी रखेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। ફરી એકવાર આ વિશેષ મુલાકાત કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત કરીએ છીએ દર્શક મિત્રો। આપણી સાથે જોડાયેલા છે फिल्म स्टार અને थिएटરના रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव। रघुवीर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहीं ऐसी बात की है कि जीवन में कहीं टूटना जरूरी होता है जी, तो ये बात आपने क्यों की है? और रघुवीर जो आज जो मकाम पे पहुंचे उससे पहले कैसे टूटे, कैसे बने और आज कैसे डटे रहे हैं आप? देखिए, मैं टूटने वाली बात इसलिए कहता हूं कि जब तक कुछ टूटता नहीं तो बनता नहीं है। तो थिएटर, जिंदगी, ये हमेशा दिक्कतें और परेशानियों से ही सीख मिलती है, सबक मिलता है। वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका नॉलेज है। मुझे हमेशा ऐसा लगा, और मुझे याद है कि बचपन से लेके अभी तक जब जब बहुत ज्यादा तकलीफ में रहा हूं मैं, वो तकलीफ उस वक्त की तकलीफ आज याद आती है कि अगर मुझे वो तकलीफ ना हुई होती तो आज मैं यहां ना पहुंचता। ओह अच्छा, जी जी, जी। तो सारे जितना भी है, जितना भी तो क्या है, अगर आप या तो तकलीफ को तकलीफ समझ के और उसे भागिए, उसे छोड़ दीजिए। मैं तो तकलीफ को एंजॉय करने लग गया था। खासतौर पे पारसी थिएटर में हमें 2.5 रुपए मिलते थे, और कहने को 2.5 रुपए थे लेकिन मिलता था 8 आने और 50 पैसे और 4 आने, उसमें गुजारा करना पड़ता था। जी जी। और होता ये था कि भूखे पेट ज्यादा सीखने को मिलता था, और कोई काम होता नहीं था, तो लगते थे फिर जाके हम किसी के पास बैठ के, और भूख में जब रियाज करने में तो और ये अंदाज कुछ वो था, तो मुझे तो ज्यादा मजा और लगने लगता था कि ये तो भूख की खाली एक ही तकलीफ, और भी बहुत सारी तकलीफ है कि एक तो घर वालों से अलग पड़े हुए हैं, वो नहीं है, लेकिन सीखने इतना मिल रहा है कि उसके आगे भूख प्यास सब बकवास। जी जी जी। तो टूटना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक आपको आपकी क्योंकि थिएटर से ताल्लुक है, जिंदगी से ताल्लुक, जब तक आपकी दूसरी की जिंदगी और जो तकलीफें होती, तकलीफों का एहसास जब तक आपके अंदर नहीं होगा तो आप स्टेज पर करेंगे क्या? तो ये एहसासों से और ये तजुर्बे से ही, वही बैंक है हमारे पास, पैसे वैसे नहीं है लेकिन ये तजुर्बों का बैंक है। यही लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी को आगे। जी, ये आजकल सर ये पंचायत वाली सीरियल आपकी बहुत चली है और लोग बहुत एंजॉय भी करते हैं आपको उस रोल में। तो आपने कैसे कंसीव किया है आपका कैरेक्टर, और क्या क्या मायना रखता है आपके लिए ये पंचायत? बहुत अहम है मेरे लिए, और इसलिए अहम है कि मैं
पहले से चाहता था कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है इतना रिच है कि आप किसी दूसरी कंट्री में नहीं मिलेगा। वाह। और हमारा हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, जी ऐसे इनोसेंट सरल लोग हमारे गांव में हैं। पंचायत में वही है, वही खूबी है। और मैं जब इस तरफ आया, एक तो मैं थिएटर छोड़ना नहीं चाहता, फिल्मों में तो घसीट लिया गया मुझे जी। और क्योंकि थिएटर में मुझे ज्यादा मजा आ रहा था, सेटिस्फेक्शन जो था वो थिएटर में। यहाँ तो फिर फिल्मों में आया तो क्योंकि थिएटर की भी हालत थोड़ी सी वैसी हो गई कि मीडियोकर लोग बहुत घुस गए, जो कि लेटे लेटे किताब पढ़ने वाले और किताबों से फिर नॉलेज दूसरों को देने लग गए। तो इस तरह के लोग जब घुसे तो फिर वो थिएटर की थोड़ी सी हालत थोड़ी खस्ता हाली में आ गया थिएटर लोग। लेकिन अब दोबारा से फिर शुरू हुआ है कि ये खासतौर पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म और ये फिल्मों का भी यही हाल। फिल्मों में जिस तरह की फिल्में बनाई जा रही थी ना, वो लोगों ने देखना बंद कर दिया था। जी जी, क्योंकि जी, उसमें जी, था ही नहीं कुछ, पता नहीं अपना अपना कुछ किए जाते थे। कल्चर को इन्होंने धंधा बना लिया था हमारे, तो उससे बर्बादी हो रही थी हमारे कल्चर की। जो हमारे यहाँ के जो कल्चर है, म्यूजिक, सब कुछ तबाह कर रहे थे ये लोग। क्योंकि अब म्यूजिक, पहले का म्यूजिक सुन लीजिए आप, 60s के आसपास का जो होता था उसके पीछे मेहनत होती थी। सर आज भी 60-70 के गीत गाने याद है जी, और अंताक्षरी में यही गाने गाए जाते हैं जी। और वो गाना आप एक सीख लीजिए तो आप सिंगर बन जाएंगे, एक सीख लीजिए। या हाँ, और आज का सीख के देखिए आप दूसरे और हो जाएंगे, वो पुराने भी नहीं गा पाएंगे। जी जी जी। तो ये है, तो वही है कि वो जो रूह है वो खत्म होती चली जा रही थी, आत्मा जो है म्यूजिक की। और तो वो सब एक तो मशीनों में आपको प्रोग्रेस करने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, जी, तो मशीनों जी, से आप उनको गलत उनका इस्तेमाल। सर आजकल आप जो टेलीविजन सीरियल्स या तो ये जो चैनल्स देख रहे हैं जी, आजकल जी, आप, जी। तो न्यूज चैनल, खास करके न्यूज चैनल, जी। आपकी क्या राय है? क्योंकि हम जीएसटीवी से आपसे बात कर रहे जी। हैं, तो न्यूज चैनल के बारे में आपकी क्या राय है? न्यूज चैनल में एक्चुअली मैंने न्यूज देखनी बंद कर दी है, क्योंकि बड़ी बड़ी तकलीफों का सामना होता है। जब मैं देख लेता हूँ वहाँ तो बहुत कम देखता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी जब कुछ हो गया तब देखता हूँ, नहीं तो मैं न्यूज देख के फिर नींदें चली जाती है कि जो जिस तरह से जो माहौल बना है। धोखाधड़ी और ये सब जब देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, फिर तकलीफ। और क्योंकि उसके बाद फिर नींद नहीं आनी, फिर वही है कि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन सा होने लग जाता है। तो मैंने कहा कि भैया आप ये परे रखो, जब बहुत जरूरी हो तब देख लेंगे, नहीं तो मैं थोड़ा सा परे हो गया। तो आप न्यूज चैनल्स नहीं देखना चाहते हैं? नहीं, देखना नहीं चाहने वाली बात नहीं है, देखे नहीं जाते एक्चुअली। अच्छा जी, आप नहीं सह पाते हैं, सह बर्दाश्त नहीं सच कर अ सेंसिबल पर्सन कि द थिंग्स व्हिच इज गोइंग अराउंड यू, कि जिस तरह से मार काट, ये खून खराबा ये जब देता है या होता है तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ जी होती है। जी जी हाँ, जी जी। तो सर 200 करोड़ की फिल्में आजकल फ्लॉप होने लगी है जी, और लो बजट की फिल्म्स बहुत चलने लगी है, लोगों के दिलो दिमाग में छाई जाती है। जी। तो आप क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं सर? देखिए वो तो पहले भी एक तो क्या है कि ये फिल्म वालों के अलग अलग वो होते हैं, वो कहते जब उन्होंने ये जो कमर्शियल का जमाना आया तो उस दौरान जो अच्छी फिल्में थी उनको ये कहते थे ये आर्ट फिल्में, ये पैरेलल सिनेमा है। जबकि अगर फिल्म में आर्ट ना हो तो फिल्म किस काम की? अगर तो उसको ऐसे उन्होंने किनारे कर दिया और कहने लगे हम जो बनाते हैं वो ऑडियंस वही चाहती है, ये कह के बरगलाते थे लोगों को। अब देख लीजिए, ये तो चीटिंग है लोगों के साथ। हाँ, चीटिंग क्या है, ये उनकी सोच है। वो अपने धन, अब यही तो होता है, कोई चीज बेचनी होती तो उसके लिए बहुत सारे झूठों का अंबार लगा रहता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब ये कहते थे कि ये तो आर्ट सिनेमा है और ये कॉमर्शियल है, तो 100 करोड़ की एक फिल्म बना दी, एक 50 लाख की फिल्म है। 100 करोड़ की फिल्म को आप ये सोचिए कि उसमें अगर 50 करोड़ कमा पाई, बाकी 50 निकल गए, और इसने जो 50 लाख की फिल्म थी इसने 2 करोड़ कमा लिए, तो बताइए कॉमर्शियल वो हुई या ये हुई? तो यही है बस। और ऐसा खर्च किसमें करते हैं, कहाँ उसमें उड़ा देते हैं, और ऐसा सामने आपके रख देंगे कि बस एक ही बार बड़ी मुश्किल से देखा जाए तो उसके बाद कचरे का डब्बा। और ये जो 50 लाख की फिल्म बनी हुई है इस तो अभी भी जिंदा है, वो तो इतिहास वो तो वही हमारा धरोहर है, जो भी समझिए उसे। और वो जो 100 करोड़ और 200 करोड़ और 1000 करोड़ की बना के उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जी 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 जी। सर आपको थिएटर जी
चुनना कहें या तो फिल्म चुनना कहें, जी, जी। फिल्म के जरिए आप बहुत लोगों के पास पहुंच सकते हैं जी। और थिएटर के लिए लिमिटेड जो 500-700 ऑडियंस होता है जी। वही रह जाता जी। है। तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? देखिए, चुनना तो दोनों पसंद करूंगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन है वो मुझे थिएटर में मिलता है। अच्छा, थिएटर में सीखने बहुत मिलता है, फिल्म में तो काम करने के लिए चले गए। तो जाहिर है ज्यादातर लोग देखते हैं। अभी तो थिएटर पहले होता, थिएटर कम लोग देख पाते थे, लेकिन जो 70 के बाद जब अलकाजी साहब का जमाना था, उस वक्त उन्होंने कैसे ईंट पे ईंट रख के बड़ी मुश्किल से वो थिएटर उठा के खड़ा किया और ये माहौल बनाया थिएटर का, ये सब जी। अलकाजी साहब की देन है जिस जी, तरह जी, से। जी, जी, तो जी। तो वहीं से मुझे थिएटर की समझ आई। तो थिएटर में जो सेटिस्फेक्शन वो थिएटर में ज्यादा मिलता है। फिल्मों में तो क्या है कि बहुत सारी वो होती है कि बहुत सारे उसमें रहते हैं आप कि एक टेक्निकली और डायरेक्टर और बहुत सारे आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो उनकी मर्जी से काम होता है, हमारी मर्जी नहीं चल पाती। आप इंप्रूव कर ही नहीं सकते। शॉर्ट हो गया, ओके कर दिया तो बस गए, उसके बाद हम देख के छाती पीटते रहते, खाए इससे बेहतर कर सकते थे। लेकिन थिएटर में ये नहीं होता। थिएटर में तो आप रिहर्सल करते हैं, फिर शो दर शो आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें इंप्रूव करने की कोई चांसेस नहीं। तो ये वजह है कि मुझे अगर कोई कहता है कि उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो बस यही फर्क है कि उसमें एक में सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक में तलाश चलती रहती है कि कब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जी, जी, जी। सर, पिपली लाइव में आपने महंगाई वाला वो जो गाना है ना, जी, वो हमारे दर्शक मित्र सुनना चाहेंगे आपके जी, मुंह से। बिल्कुल, जरूर तो वो जरूर आप सुनाए सर। जी, हमें। जी, जी। जी। या सैया रे सैया हो सैया रे, ओ सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात है। अरे हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल, और उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खा जात है। क्या बात है, वाह, वाह, सखी वाह, वाह। सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खा जात है। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि रघुवीर यादव को ये महंगाई खाई जाती है कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? क्या बात है सर? नहीं, खाए तो जा रही है, लेकिन गा दिया है तो एंजॉय भी करना पड़ता है। गाने में एंजॉय कर लेता, बाकी महंगाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसको मैं परे ही रखता हूँ, गाना एंजॉय कर लेता हूँ। जी, जी, जी। और दूसरी बात ये है कि मैंने महंगाई पे जोर नहीं दिया, मैंने सैया के ऊपर जोर दिया जी, कि सखी सैया तो खूब ही कमात है। जी, तो उनकी जी। तकलीफ है ये। सर, हमारे दर्शकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जी। थिएटर में आना चाहते हैं। जी। तो उनके लिए एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये कहूंगा कि थिएटर वक्त चाहता है। अगर आप वक्त बर्बाद करने की आपको आदत है तो थिएटर में मत आइए, और अगर अपने आप को पहचानना है तो थिएटर में आइए, अगर जिंदगी को सलीके से चलानी है तो थिएटर में आइए। और मेहनत बड़ी मांगता है थिएटर। थिएटर वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। तो यही है कि अगर आप मेहनत करके और थिएटर करना चाहे तो पहले थिएटर को समझ लीजिए कि थिएटर है क्या। तो जब तक आपके अंदर वो जुनून पैदा नहीं होगा थिएटर का, तब तक आप ना ही आए। अगर आपकी नीयत ये है कि मैं थिएटर इसलिए करूं कि फिल्मों में जाना है, तो फिर थिएटर में मत आइए। क्यों? एक ही नाटक करेंगे या कुछ करेंगे, उसके बाद आप फिल्मों की तरफ आप हाँ, उस तरफ रास्ता इख्तियार कर लेंगे, उधर पहुंचेंगे। तो ये है कि आइए, बड़ी अच्छी बात है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो लेकिन मेहनत करिए और अपने आप को पहचानिए कि आप क्या। हर शख्स में खूबियां होती हैं। थिएटर आपकी खूबियों का अंदाजा भी लगा देता है, और थिएटर आपकी जो खामियां हैं उनका भी अंदाजा आपको लगा देता है। और फिर आपको खूबी और खामी दोनों को फिर आप कैसे उसको सुधार सकते हैं, वो सारा थिएटर सिखाता है। तो जरूर आइए, लेकिन मेहनत करिए, बस ये चाहूंगा। जी, जी, जी। रघुवीर जी, आपने बहुत अच्छा वक्त निकाल के हमारे दर्शकों के साथ एक बड़ा संवाद किया है। तो हम जीएसटीवी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर। और दर्शक मित्रों, बहुत महत्वनी बाबत ये रही कि जेमणे थिएटर ने जीव्યું છે,
પોતાના લોહીમાં ઉતાર્યું છે અને આજે પણ ફિલ્મો કરતા વધારે થિયેટરને પસંદ કરે છે એવા રઘુવીર યાદવ સાથેની આજની મુલાકાત તમને પણ ખૂબ મજા પડી હશે અને અમે પણ આજ મુલાકાતને ખૂબ માણી છે. આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહ્યા એ બદલ આપનો આભાર. જોતા રહો જી